ऐसा करते हैं, अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे एक तो अपन ने ये ब्लू फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया है ना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे है और इसमें ये एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। अच्छा, दूसरा रेफरेंस फ्रेम, ये एक लॉन्ग प्लेटफॉर्म ले लिया अपन ने। ये प्लेटफॉर्म फ्रिक्शनलेस है, एक्सेप्ट एक छोटा सा पोर्शन है यहाँ का, वो फ्रिक्शनलेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमको एक ऑब्जर्वर को बिठाना है, ठीक है, इसलिए फ्रिक्शनलेस नहीं है। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ए नॉट एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म पे सपोज एक मास यहाँ पे है, मास m, तो इन दोनों ऑब्जर्वर्स को, जो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मास का बिहेवियर जो है कैसे नजर आएगा। पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो एक्सेलरेशन मेजर होगा वो क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम में मेजर किया हुआ एक्सेलरेशन माइनस ए नॉट, ठीक है। अच्छा, अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यदि हम देखें तो ये मास अपने को स्टेशनरी नजर आएगा, इस ऑब्जर्वर को, है ना, इस ऑब्जर्वर को ये स्टेशनरी नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस है, तो मास तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। इसके नीचे से ये प्लेटफॉर्म पास करता रहेगा पर ये मास अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ठीक है, तो इसलिए ये स्टेशनरी नजर आएगा। तो ए क्या हो गया, 0 हो गया। तो ए 0 हो गया तो ए डैश जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस ए नॉट, ठीक है। ए 0 है ना, ये वाला ऑब्जर्वर जो है वो ए 0 ऑब्जर्व कर रहा है, तो ए डैश, इस वाले ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये मास इसकी तरफ आ रहा है, इस ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। किस एक्सेलरेशन से आ रहा है, इस एक्सेलरेशन से आ रहा है, माइनस ए नॉट के एक्सेलरेशन, दिख रहा है। पर ये ऑब्जर्वर यदि कहेगा कि ये एक्सेलरेट करके ये मास मेरी तरफ आ रहा है, तो इस पे फोर्स कौन सा है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर जो है ये इस फोर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसको ये क्या लगेगा कि बिना किसी फोर्स लगाए ये मास जो है एक्सेलरेट कर रहा है और एक्सेलरेट करके मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। और इसीलिए इस फोर्स को, जैसा पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था, स्यूडो फोर्स या फिक्टिशियस फोर्स बोलते हैं। फिक्टिशियस का मतलब नॉट रियल, एक्चुअल फोर्स नहीं है पर फिर भी एक्सेलरेट कर रहा। तो अच्छा, ये भी ऑब्वियस है फिर, अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ तो नहीं लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी जो है वो बिना फोर्स के एक्सेलरेट कर रही है और न्यूटन्स लॉ में फोर्स होना जरूरी है बॉडी के एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज ये एक आदमी है जो कि लिफ्ट के अंदर खड़ा है और ये लाल वाला स्लैब जो आप देख रहे हैं वो एक वेइंग मशीन है, ठीक है। तो वेइंग मशीन में जो वेट आदमी का जो जो मेजर होगा, जो वेइंग मशीन की रीडिंग है, तो वो क्या नजर आएगी, मैं उसको W रेस्ट बोल देता हूँ, ठीक है। जब ये लिफ्ट जो है रेस्ट पे है, क्या रीडिंग होगी उसमें, mg के बराबर, यदि ये वेइंग मशीन न्यूटन में रीडिंग देती है, ठीक है। अच्छा, सपोज अभी ये वेइंग मशीन ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो ये तो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं जब अपन ने नॉर्मल फोर्स डिस्कस किया था कि वेइंग मशीन में जो रीडिंग आएगी, तो मैं इसको बोल देता हूँ W विथ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी, m g प्लस ए, ठीक है। अब ये देखें कि वेइंग मशीन की रीडिंग जो है वो तो यहाँ पे यदि कोई ऑब्जर्वर हो और लिफ्ट के अंदर जो कोई ऑब्जर्वर हो, ठीक है, रीडिंग तो सेम ही नजर आएगी दोनों को। मतलब यहाँ वाला कैसे देखेगा, मतलब आप यहाँ पे चाहे तो एक कोई कैमरा लगा दें, ठीक है, और कैमरे की रीडिंग जो है वो इस आदमी को कम्युनिकेट करते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वर को, तो वेइंग मशीन की रीडिंग तो सेम ही नजर आएगी। पर क्या जो ये वाला ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पे है, सपोज ग्राउंड पे है, वो इस रीडिंग को एक्सप्लेन कर सकता है ना। और एक्सप्लेन कैसे करेगा, जैसे अपन ने डिस्कशन किया था क्या कि भाई इस आदमी पे जो
जो फोर्सेस जो लग रहे हैं, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन जो है वो नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो नॉर्मल फोर्स माइनस एम जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल फोर्स एम जी प्लस ए होगा। ये अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। ये कैलकुलेशन कौन करेगा? ये जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है वो ये कैलकुलेशन कर सकता है, क्योंकि इसको मालूम है कि ये लिफ्ट जो है ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रही है, ठीक है। बट जो आदमी अंदर है इस लिफ्ट के, ठीक है, उसको तो नहीं मालूम है कि ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही, ठीक है। उसको केवल फील होगा कि भाई मेरे को कोई नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है। ग्रेविटेशन है ये तो मालूम है इसको, ठीक है, पर एक्सेलरेशन है ये नहीं मालूम है उसको। तो वो कहेगा कि भाई मतलब ये जो वेइंग मशीन जो दिखा रही है, एक्सेस वेट जो दिखा रही है ना, वेइंग मशीन का ये एमजी वाला पोर्शन, ये तो एक्सप्लेन कर सकता है वो, ये आदमी जो अंदर है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। वेइंग मशीन का जो ये वाला जो पोर्शन है, ये एमए वाला जो पोर्शन, ये फोर्स कहां से आया ये इसको नहीं मालूम चलेगा, ठीक है। तो जो लिफ्ट के अंदर जो आदमी है उसके लिए ये वाला फोर्स क्या हो गया? स्यूडो फोर्स हो गया। इन द सेंस कि ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि वेइंग मशीन ये एम में दिखा क्यों रही है, ठीक है। जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है वो एक्सप्लेन कर सकता है इस लॉजिक से, जो अपन पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। तो ये इस तरह से एक मूविंग प्लेटफॉर्म पे एक है ना, एक रॉड लगा करके एक पेंडुलम को लगाया है, ठीक है, पेंडुलम को अटैच किया इस तरह से। अच्छा ये मूविंग प्लेटफॉर्म को यदि अब इस डायरेक्शन में हम एक्सेलरेट करा देते हैं ए नॉट एक्सेलरेशन से, ठीक है, तो ये पेंडुलम जो है उसकी पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगी? पेंडुलम की पोजीशन जो है वो ये हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। और सपोज ये पेंडुलम जो है वो एंगल थीटा बनाता है वर्टिकल से, तो ये जो हुआ है इसके मोशन के कारण पेंडुलम की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई। ग्राउंड से यदि कोई ऑब्जर्वर होगा उसको किस तरह से एक्सप्लेन करेगा? ग्राउंड के ऑब्जर्वर को स्यूडो फोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्राउंड का ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि जो टेंशन है स्ट्रिंग में, ठीक, तो इस सपोज टेंशन टी, ठीक है, टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो टी कॉस थीटा, वो तो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है, एमजी को। और टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये कितना है? टी साइन थीटा, ये बॉडी को एक्सेलरेट करा रहा है ए नॉट एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो यहाँ पे है इक्वेशंस क्या हो जाएंगी? इक्वेशंस हो जाएंगी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट, ठीक। बोलेगा कि इससे हम ये वर्टिकल के साथ में जो एंगल बन रहा है इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और सपोज यदि यही चीज कैलकुलेट करनी होती कोई ऑब्जर्वर जो कि मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ही है, ठीक है, तो वो कैसे करता? तो अब देखते हैं अब देखते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है ना, ये जो ऑब्जर्वर है वो सेम चीज को किस तरह से एनालाइज करेगा। तो इस ऑब्जर्वर को क्या करना पड़ेगा कि इस बॉल पे एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको यदि बता दें कि भाई आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसको ये मालूम चल जाएगा कि हर बॉडी पे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कितना? एम ए नॉट के बराबर, ठीक है, जो कि स्यूडो फोर्स है। तो वो ये स्यूडो फोर्स इस पे भी लगा देगा, इस बॉब पे, ठीक है। तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी एनालिसिस के लिए, है ना, ये स्ट्रिंग हो गई और सपोज ये बॉब है, ठीक है। तो अब देखिए एनालिसिस का तरीका जो है इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया।
अब ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि इस बॉब पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। कितना फोर्स लग रहा है? ma0 फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो दोनों के लिए कॉमन है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों के लिए कॉमन है ये वाला वेट, तो ये वाला फोर्स तो। पर ये जो ma0 जो लगाया है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करता है। आप देख रहे हैं, है ना? इस ऑब्जर्वर के लिए ये वाला फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। तो अब जब यहाँ पे ये फोर्स लगा दिया, तो अब एनालाइज करें इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर ये लाइन होगी, ठीक है। और मैं इसको ये एक्सटेंड कर दूं, तो ये लाइन डैश, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, ठीक। तो अब यदि इस बॉब को मूव नहीं करना है तो क्या होगा? वेट का जो ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, कितना है? mg sin थीटा, ठीक है। ये एंगल भी थीटा है, और ये स्यूडो फोर्स का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ma0 cos थीटा, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी ये बॉब यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया? ma0 cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा, तो tan थीटा क्या हो गया? a0 बाई जी। सी दोनों को एंगल तो सेम ही नजर आएगा, ऑब्जर्वर चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, ठीक है। तो रिजल्ट जो है वो दोनों ऑब्जर्वर्स के सेम है, पर इस ऑब्जर्वर का एनालाइज करने का तरीका जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप देख रहे हैं? अच्छा, अब इक्विवेलेंस प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। तो इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, ठीक है, ये इक्विवेलेंस प्रिंसिपल जो है वो एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। और वो जो उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके कंटेक्स्ट में दिया था। और इस प्रिंसिपल को अपन जो है वो अपने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, उसमें यूज करेंगे। उससे हमारे क्वेश्चन जो हैं वो काफी सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो आइंस्टीन ने क्या बोला कि यदि दो सिचुएशन अपन लेते हैं कि एक कोई लिफ्ट है ना, या कोई केबिन है, बॉक्स है, वो अर्थ पे है, स्टेशनरी है पर अर्थ पे है, ठीक है। ए कितना है? 0 है, पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो है ही जो कि अर्थ पे है। इस केबिन में सपोज कोई ऑब्जर्वर है और उसके पास कोई बॉल है। बॉल को यदि वो ड्रॉप करता है, ठीक है, तो बॉल किस एक्सेलरेशन से ग्राउंड की तरफ जाएगी? जी एक्सेलरेशन से ग्राउंड की तरफ जाएगी, ये ऑब्जर्वर को नजर आएगा, और बॉल यहाँ पहुंच गई, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। दूसरी सिचुएशन में ये केबिन जो है वो स्पेस में है। स्पेस में है मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, ठीक। पर ये केबिन इटसेल्फ, है ना, एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में जैसा शो कर रखा है, और ये एक्सेलरेशन कितना है? जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसके बराबर है, ठीक है। तो अब इस वाले केस में भी यदि ये ऑब्जर्वर के पास में कोई बॉल है और इस बॉल को ये ऑब्जर्वर यदि ड्रॉप करता है, तो ये बॉल जो है वो केबिन फ्लोर की तरफ किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगी? जी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगी, जो इस केबिन का एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो आइंस्टीन ने क्या बोला? इस ऑब्जर्वर के लिए ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि वो स्पेस में है या फिर अर्थ पे है, ठीक है। हर सिचुएशन के लिए ये वाली सिचुएशन कि एक्सेलरेट होना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के एक्सेलरेशन से और अर्थ पे रहना, ये इक्विवेलेंट हैं दोनों सिचुएशंस, ठीक है। तो हमारे लिए ये ऑब्जर्वेशन सिग्निफिकेंट क्या हो जाता है कि हम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन को, भाई यहाँ पे तो ग्रेविटी थी ही नहीं, केवल एक्सेलरेशन ही था, फिर भी हमने उस एक्सेलरेशन को ग्रेविटी के रूप में यूज कर लिया। तो सपोज जैसे इसका एक्सेलरेशन यदि, तो सपोज जैसे अब ये वाला केबिन हम ले लें और इसको ऊपर की तरफ हम एक्सेलरेट कर दें, ठीक है। यदि यही केबिन जो है वो स्पेस में होता तो इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ कितना हो जाता?
मैं इसको जी डैश बोल देता हूँ, कितना हो जाता है, ए के बराबर हो जाता है इस वाली सिचुएशन में, अभी देखा अपन ने, ठीक है। तो अब अर्थ पे यदि हम इसको एक्सेलरेट करते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जी इफेक्टिव। इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हो गया, जी प्लस जी डैश, मतलब जी प्लस ए, ठीक है। तो ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कई कंटेक्स्ट में यूज करेंगे, इन द सेंस कि उससे है ना हमारी सिचुएशन जो है काफी सिंप्लीफाई हो जाती है। आप देखिएगा कि आपके पास में है ना कई तरह के जो प्रॉब्लम्स आएंगे कि कोई इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन को लिफ्ट में रख दिया और वो लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है किसी एक्सेलरेशन ए से, और उसके बाद में जो है वो मासेस वगैरह रखे हुए हैं, है ना। तो उसमें हम यदि इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो जी प्लस ए ले लेते हैं, तो फिर सेम प्रॉब्लम को हम एक सिंप्लीफाइड रूप में एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी इफेक्टिव के रूप में ले लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, जी प्लस ए के बराबर हो जाएगा। और ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के लिए ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन के लिए वैलिड होगा, इन द सेंस कि जैसे अभी आपने देखा इस वाले एग्जांपल में, इस वाले एग्जांपल में यदि हम जी इफेक्टिव जो है वेक्टर फॉर्म में हम क्या ले सकते हैं, जी प्लस ए के रूप में हम ले सकते हैं, क्योंकि है ना ये तो हमको केवल एंगल पता करना था तो सिंपल है, ठीक है, हमने सिंपल फॉर्म में कर दिया। पर यदि फिर उसके बाद में वो पूछ ले कि भाई इसको एज अ पेंडुलम हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यदि इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स जी प्लस ए इस डायरेक्शन में यदि ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में हम करेंगे, इस पे एक्चुअल प्रॉब्लम्स करेंगे जब आएंगे, तो है ना, यहाँ पे जनरल डिस्कशन कर रहे हैं अपन। तो हम यदि इस डायरेक्शन में जी इफेक्टिव ले लेते हैं तो हमारा पेंडुलम भी इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और उसके बाद में जैसे वर्टिकल पेंडुलम को हम एनालाइज करते, वर्टिकल पेंडुलम को एनालाइज करते है ना, जब हम एसएचएम करेंगे तो वहां पे तो आप देखिएगा ही, उसी तरह से हम इंक्लाइंड पेंडुलम को भी हम एनालाइज कर पाएंगे सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जी इफेक्टिव का, हम जो मैकेनिक्स वाला जो टॉपिक है उसमें है ना कई बार आएगा, ठीक है।